नमस्कार, मैं आर के यादव फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक्सपर्ट नॉलेज आर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात कर रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल के, मतलब स्टाफ सर्विस कमीशन। एसएससी बोले तो, सीएचएसएल बोले तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब एसएससी के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट है, ऑफिस हैं, उनमें +2 लेवल पे जो वैकेंसी खुलती है हर साल, लगभग हर साल खुलती है, उसकी वैकेंसी जो है उसको लेके आपके पास सामने हाजिर हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जैसे बात कर रहा हूँ एसएससी टीचर का, कल जैसे 23 जून में एक नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। 23 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको बता दूं 18 जुलाई है। इसी के समकक्ष एक सीजीएल का भी नोटिफिकेशन चल रहा है, सीजीएल का भी वैकेंसी चल रही है। वो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 वाली, उसकी लास्ट डेट 4 जुलाई है। वो भी आप जरूर चेक करिएगा। वो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है। बात कर रहा हूँ इस वीडियो में सीएचएसएल की। जो सबसे पहले बात करता हूँ क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए। जैसे 10+2, कई जगह होता है 10+2, कई जगह होता है 12th। आपको इनमें पहले डिफरेंस बता दूं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो कहीं 12th या समकक्ष या 10+2 या समकक्ष, इसका मतलब 12th आपने पास करी है, और 10+2 होता है या उसको बोलते हैं 12th के समकक्ष भी बोलते हैं। कई जगह होता है 12th या समकक्ष, कई जगह होता है 10+2। 10+2 या तो आपकी 11th-12th होगी, या कई बार हमने ITI ऐसे ब्रांच से, ऐसे ट्रेड से की है जो 2 साल की होती है, तो वो 10+2 की हमें मान्यता देता है। बशर्ते उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होना चाहिए, जैसा भी बताऊंगा एग्जांपल। या फिर हमने मान लो डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है 3 साल का 10th के बाद में, तो वो भी हमें 12वीं पास की मान्यता देता है, बशर्ते कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हो क्वालिफिकेशन में। जैसे इसमें बता रहा हूँ, इसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पोस्ट है, उसमें आपके पास 12th में मैथ और साइंस होना चाहिए। अब इस कंडीशन में यदि आपने मान लो डिप्लोमा किया है, या फिर डिप्लोमा तो हालांकि देता है, मतलब ITI किया है, कोई ऐसी ब्रांच जिसमें मैथ सब्जेक्ट नहीं होगा, साइंस सब्जेक्ट नहीं होगी, तो वो आपको 10+2 के साथ में मैथ की, मतलब +2 में मैथ की इक्विवेलेंट डिग्री नहीं देता है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, यदि वो सिर्फ ये बोलता है, जैसे इसमें एक लोअर डिवीजन कलर क्या हम बोले, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसमें +2 चाहिए, मतलब 12th पास चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम देना होना चाहिए। इक्विवेलेंट के बोले तो यदि आपने ITI किया हुआ है तो चलेगा, उसमें किसी भी ब्रांच से किया हो, 2 साल का ITI चलेगा, या डिप्लोमा आपने किया है तो चलेगा। हाँ, डिप्लोमा मैथ साइंस की डिग्री देता है, DO में आपके काम आएगा। ऐसा करता हूँ, समझ आ गया, नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करके दोबारा सुन लीजिए, फिर भी बता दूं। यदि आपने 10+2 ITI या डिप्लोमा किया है तो आप +2 माने जाएंगे। यदि 10th के बाद में आपने 11th-12th मैथ साइंस से किया है तो आप DO के लिए एलिजिबल होंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको सब कुछ। इसकी डेट बता चुका हूँ, 23 जून से फॉर्म भरा जा रहा है। 18 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। वैकेंसी 3131 वैकेंसी फिलहाल है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आगे पीछे इसमें कर सकती है। एग्जाम इसके 2 एग्जाम होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। टायर फर्स्ट इसका एग्जाम होगा 8 सितंबर से 18 सितंबर इसका एग्जाम होगा। डेट आ चुकी है, फॉर्म भर के और तैयारी में जुट जाइएगा। सेकंड होगा इसका फरवरी-मार्च 2026 के आसपास। उसकी डेट अभी फिक्स डेट नहीं आई है, जब डेट आएगी आपको चैनल पे बता दिया जाएगा। अब इसमें पोस्ट आती है, 2 तरह की पोस्ट होती है। एक LDC लोअर डिवीजन कलर जिसको बोलते थे, इसका नया नाम निकाला इन्होंने, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मतलब JSA। सेकंड है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मिनिस्ट्री है, ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उन सब में क्लरिकल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी खुलती है। जैसे मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, एक MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, CBI है, नारकोटिक्स है, NIA है, शिपिंग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर है, रेल मिनिस्ट्री है, डिफेंस हेडक्वार्टर है, कोल मिनिस्ट्री है, नारकोटिक्स है। इस तरह इसके बहुत सारे 29, 30, 32 के आसपास इसमें डिपार्टमेंट है, उसमें आपको क्लरिकल की पोस्ट मिलती है। पे लेवल की बात करता हूं तो LDC या JSA हम जो बोलते हैं, उसके लेवल 2 की वैकेंसी 19,900 इसका बेसिक पे होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल 4 और लेवल 5 दोनों की वैकेंसी है। लेवल 4 के लिए 25,500 बेसिक पे है, और लेवल 5 के लिए 29,200 बेसिक पे है। लगभग सैलरी इनका आपको 70% इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, 70-80% ऐड कर सकते हैं। 19,900 की आपको लगभग 35-37 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लगभग आपको 45,000
और लेवल 5 वाले के लिए लगभग आपको 55,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। एज की बात करता हूं तो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 को। उस समय आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अब बात करता हूं ओबीसी जनरल कैंडिडेट 2 जनवरी 1999 के बाद का पैदा हुआ हो और 1 जनवरी 2008 तक उसका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रिजर्वेशन मिलता है 3 साल का अपर एज लिमिट में, लोअर एज में कहीं नहीं मिलता है। लोअर एज 18 साल मतलब 18 साल होती है। अपर एज 27 साल, वो 30 साल तक का फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब हुआ 2 जनवरी 1996 से बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी या 96 या उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो 1 जनवरी 2008 तक को उसका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 या उसके बाद का हो और 1 जनवरी 2008 से पहले का वो फॉर्म भर सकता है। अब बात कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो लास्ट डेट है 18 जुलाई उससे तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। यदि ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका NCL का नॉन क्रिमिनल लेयर जिसमें आपकी परिवार की सकल आय 8 लाख से कम होनी चाहिए तो आपका NCL का बनेगा, आप NCL का ही बनवाइएगा। तो 18 जुलाई लास्ट डेट उसकी है, उससे पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। वही सेम है आपका यदि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं उसके लिए भी आपका उससे पहले होना चाहिए। 10% डिडक्शन मिलता है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इकोनॉमिक वाला जरूर बनवा लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कहीं कोई प्रोसेस नहीं है। वेबसाइट है ssc.gov.in ssc.government.in या SSC का एक मोबाइल ऐप आता है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसमें 1 टाइम रजिस्टर आपको OTR करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। मोबाइल और ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही रहेगा, इसको चेंज ना करें। उस दोनों में OTP आएगा, OTP आपको मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, यदि उसने पहले से SSC एक नई वेबसाइट निकाली, पहले इसकी ssc.nic.in वेबसाइट थी, यदि आपने उसमें OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन यहाँ करना पड़ेगा ssc.gov.in पे। यदि आपने इस पर पहले किया हुआ है gov.in पे न्यू वेबसाइट पे तो आपको OTR नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पहले किया है पुरानी वेबसाइट पे किया तो आपको नया करना पड़ेगा। हाँ, आधार में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सही करवा लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर तीनों फॉर्म में होनी चाहिए। कई बार बहुत से आधार कार्ड में सिर्फ ईयर, डेट ऑफ ईयर होती है, वो नहीं चलेगा। इसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों होना चाहिए। हाँ, और फोटो अपडेटेड होनी चाहिए। वैसे कि आपने 10 साल पहले बना होगा, फोटो बहुत छोटी होगी, आप अपने फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें फोटो अपडेट अवश्य करवा लीजिएगा। अब बात उसमें फॉर्म में फोटो और साइन लगेगा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। पीछे कलर बैकग्राउंड नहीं चलेगा, प्लेन बैकग्राउंड चाहिएगा। फोटो फेस सामने होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, छोटा साइज नहीं होना चाहिए, बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट फोटो होना चाहिए आपका। फोटो है आपको 50 KB तक चलेगा, आपका सिग्नेचर है 10 से 20 KB तक चलेगा। अब बात करें तो उसमें टाइपिंग भी फॉर्म भरेंगे, आप टाइपिंग मांगेगा। आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, आपकी हिंदी में आपका स्किल है तो आप हिंदी में करिए। आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है तो आपको इस इंग्लिश में मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे टाइपिंग किस में करनी है, क्योंकि 2 टायर फर्स्ट और टायर सेकंड जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, बताऊंगा अभी। हाँ, एक पोस्ट प्रेफरेंस इसमें आपको डालनी पड़ेगी। आपको कौन सी पोस्ट, आपको होम अफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में पहले जाना चाहते हैं, रेल मिनिस्ट्री में पहले जाना चाहते हैं, CBI में पहले जाना चाहते हैं, आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना पड़ेगा पहले आपके डिपार्टमेंट और पोस्ट। जैसे मान लो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, उसको पहले नंबर पे दीजिए। यदि आप चाहते हैं CBI नारकोटिक्स पहले पे आए और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हो तो पहले पे दीजिए। यदि आपको लगता है रेल मिनिस्ट्री पहले होना चाहिए तो उसको पोस्ट प्रेफरेंस मांगता है। जितने भी डिपार्टमेंट मैंने बताया, टेक्सटाइल वगैरह, कोल वगैरह, CBI, NIA, नारकोटिक्स वगैरह, एयरफोर्स हेडक्वार्टर वगैरह, एक्सटर्नल अफेयर, रेल मिनिस्ट्री वगैरह, इन सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होगी। उसी के हिसाब से मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करता हूँ पैसा कितना लगेगा। उसमें 100 रुपये फीस लगती है जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए। यदि आप फीमेल है आपको कुछ नहीं लगेगा। आप SC ST एक्स सर्विसमैन है, PWD है या एक्स सर्विसमैन है, आपको कुछ नहीं लगेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कुछ नहीं लगेगा। एक्स सर्विसमैन है, कुछ नहीं लगेगा। SC ST कैंडिडेट कुछ नहीं लगेगा। फीमेल कैंडिडेट है, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए लगेगा, वो भी OBC वाले के लिए, EWS वाले के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। इनके 100 रुपये लिए फीस है। आपको 3 आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरा नियरेस्ट सेंटर जयपुर, आप जयपुर दे दीजिएगा। उसमें अलवर होगा, आप अलवर दे दीजिएगा। आपको सीकर लगता है सीकर दे दीजिए। आपको बिहार पटना लगता है पटना दे दीजिएगा। आपको लगता है वडोदरा है तो वडोदरा दे दीजिएगा। आपको भोपाल पास में तो भोपाल दे दीजिएगा। इसमें 9 रीजन है। 9 रीजन में आपको भी ऐसा नहीं कि एक ही रीजन में आपको 3 देना पड़ेगा। आपको 9 रीजन में से आपको जो उचित लगे तो आप तीनों सेंटर आप दे दीजिएगा, आप जो आपको पास में लगे।
3 सेंटर में लगभग 99% चांस है तीनों सेंटर में आपका आ जाता है। अब मैं एग्जाम की बात करूं, टायर फर्स्ट होता है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश तीनों के 25 चारों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल आपका एक सब्जेक्ट 50 नंबर का हो गया। टोटल आपका 200 क्वेश्चन हो गया। आपको 1 घंटा मिलता है, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगी। तैयारी तो करनी पड़ेगी। 1/4 मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपका 0.50 आपका मार्क्स कट जाएगा। गलत मार्क्स के लिए आपको गलत नंबर आपने वो दिया आंसर, उसके लिए 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा। अब बात करता हूं मैं टायर सेकंड में क्या प्रोसेस है। टायर सेकंड में आपका 2 सेशन होता है। 2 सेशन में 4 सेक्शन होता है। ध्यान से देख सुनिएगा। 2 सेशन, पहले सेशन होता है आपका 2.25 घंटे का, दूसरा सेशन होता है आपका 15 मिनट का। पहले सेशन में आपका 3 टेस्ट होगा। सेक्शन फर्स्ट में होगा मैथ और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, मैथ का 30, रीजनिंग का 30, 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180 नंबर का हो गया, आपको 1 घंटा मिलेगा। दूसरा सेक्शन होता है आपका इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, जीके का 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, नंबर 180, वही 1 घंटा मिलेगा। थर्ड आपका सेक्शन होता है कंप्यूटर का, 15 क्वेश्चन, 15 मिनट मिलता है, 45 नंबर का होता है। मतलब जब जिस दिन आपका टायर सेकंड होगा, मतलब टायर फर्स्ट में आपका जो भी क्वालिफाई होगा वो टायर सेकंड एग्जाम दे पाएगा। टायर सेकंड में आपका 2 सेशन होगा। सेशन फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, सेशन सेकंड में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो सेशन फर्स्ट में जो एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन मैथ रीजनिंग का होगा। यदि आपने ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ रीजनिंग का 1 घंटा खत्म होते ही तुरंत आपका सेक्शन सेकंड जिसमें इंग्लिश और जीके होगा वो शुरू हो जाएगा। उसका 1 घंटा खत्म होते ही जस्ट आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मिनट का होगा, 45 नंबर का होगा। इस तरह आपका टोटल 2 घंटा 15 मिनट का होगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क होगा आपका, जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस है। जनरल कैंडिडेट है 30% मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होना चाहिए। एससी एसटी के लिए आपका 20% मार्क मिनिमम क्वालिफाई आपका है। अब सेशन 2 होता है, इसमें उसी दिन होता है। तीनों ये जो 3 सेक्शन हो गया मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर का, इसके तुरंत बाद में थोड़ा गैप देके आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। 15 मिनट का टेस्ट होता है। और एलडीसी जेएस के लिए आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के लिए आपका 10 मिनट का होता है। और डीईओ के लिए आपका 15 मिनट का होता है। अब डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक में 50 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है टाइपिंग आपकी, दूसरे में आपको 27 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। 15 मिनट में आपको इसके हिसाब से आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। दूसरा जो एलडीसी या जेएसए के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में से एक कोई भी आप जो आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते हो उसमें आपका होना चाहिए। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसमें इंग्लिश में ही होना चाहिए 50 वर्ड पर मिनट और दूसरे में ऑप्शन में 27 वर्ड पर मिनट। ये डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग है। और एलडीसी के लिए 10 मिनट का होगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का होगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? 10th की मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। पहले स्टेट में, बहुत से स्टेटों में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता है, सेंटर में एक ही आता है। जब अलग अलग आता है तो अलग अलग चाहिएगा, एक आता है तो एक चाहिए। हाँ, जो भी आप फॉर्म भरें उसमें 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपका 10th का मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। यदि वो बाद में कुछ इरेगुलरिटी पाई जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा सेंटर का होना चाहिए, विशेष नोट कर लीजिएगा। बहुत से लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पास में सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्टेट का लेके आते हैं। स्टेट का नहीं चलेगा, आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी फिजिकल हैंडिकैप्ट है तो वो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40% से अब होना चाहिए। एक्सर्विसमैन यदि आप हैं तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको लगेगा, चाहे आप हैं या फिर रिजाइन दे चुके हैं। उसके अलावा यदि सर्विंग है तो सर्विंग का सर्टिफिकेट लगेगा, डिस्चार्ज हो चुका है तो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट लगेगा। अब मेरिट बनता है आपका टायर फर्स्ट में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। टायर सेकंड के लिए, टायर सेकंड में जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जीके के 2 पेपर बताए थे उन दोनों पेपर के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो कंप्यूटर का एग्जाम है और स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बात खत्म हो जाती है यहीं। फिर भी यदि आपको कहीं कोई इश्यू हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा, आपको जब भी उचित समय मिले आप जरूर भर दीजिएगा फॉर्म। कहीं कोई इश्यू है तो आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आगे यही आपकी जर्नी है, हमारी आगे चलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।